वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। न्यू मॉडल पेपर है ये 2023 की परीक्षाओं के लिए बीए बीएससी बीकॉम बीएससी एजी बीएससी होम साइंस बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में जो को करिकुलर कोर्स होता है अर्थात अनिवार्य प्रश्न पत्र, उसमें फिजिकल एजुकेशन एंड योगा आपको पढ़ना होता है। इसका एक मॉडल पेपर मैंने कल आपको दिया था जिसमें लगभग 45 से 46 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर हमने चर्चा कर ली थी, और इस वीडियो के माध्यम से हम लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे, जो कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में आपको दिखेंगे। ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको जानने का प्रयास करेंगे। हम सेमेस्टर फोर्थ में खास करके बीए में है, आप बीएससी में है, बीकॉम में, किसी में भी हैं, तो आप में यही प्रश्न आने वाले हैं, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको इसलिए यहाँ पर देने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आप जो है आसानी से बीएससी वाले भी हैं, बीकॉम वाले भी हैं, आप बाइलिंगुअल समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा 100% यहीं से प्रश्न आने वाले हैं को करिकुलर कोर्स में बीए फोर्थ सेमेस्टर में। आइए हम चर्चा करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, चलिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट है आपका प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, बताइए शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन ए दिया है शारीरिक विकास, बी दिया मानसिक विकास, सी दिया है सामाजिक विकास और डी दिया है उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा? द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज, बताइए, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होता है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों टाइप का डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखिएगा। प्रश्न है शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह रूप है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा संचालित की जाती है, यह कथन किसका है? शारीरिक शिक्षा की यानी फिजिकल एजुकेशन की परिभाषा को देते हुए किसने ऐसा कहा? क्या कि फिजिकल एजुकेशन इज दैट फॉर्म ऑफ एजुकेशन विच इज कंडक्टेड बाय फिजिकल एक्टिविटीज। दिस स्टेटमेंट इज नैस का है या फिर बोल्टमोर एवं एस लिंगर का है या फिर जेएफ विलियम्स का है या फिर रॉबिन्स का है। तो शारीरिक शिक्षा का वह रूप है जो शारीरिक क्रियाओं के द्वारा संचालित होता है या क्रियान्वित होता है, ऐसा कहने वाले विद्वान हैं जेएफ विलियम्स। उन्होंने ही इस कथन को कहा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिए हैं जेएफ विलियम्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखिएगा प्रश्न आपका, तो इसका क्या हो जाएगा? जेएफ विलियम्स करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। शारीरिक शिक्षा समग्र शिक्षा का ही एक अंश है, यह कथन किसने कहा था? फिजिकल एजुकेशन इज ओनली अ पार्ट ऑफ ओवरऑल एजुकेशन। दिस स्टेटमेंट इज नैस या फिर एस लिंगर या सरमन या फिर बोल्टमोर, किसने कहा था? बताने का प्रयास करेंगे। शारीरिक शिक्षा समग्र शिक्षा का ही एक अंश है, किसको कहने वाले विद्वान है? सरमन। ऑप्शन नंबर सी में दिया है सरमन, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा सरमन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा। प्रश्न है शारीरिक शिक्षा एवं शिक्षा का लक्ष्य एक समान है, एक राष्ट्र के लिए अच्छे नागरिक तैयार करना, या असत्य है, या पता नहीं, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, शारीरिक शिक्षा एवं शिक्षा का लक्ष्य एक समान है, राष्ट्र के लिए अच्छे नागरिक तैयार करना, बताइए, या असत्य है कथन, या पता नहीं, या इनमें से कोई नहीं। द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड एजुकेशन इज द सेम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को बिल्कुल पता है, शारीरिक शिक्षा एवं शिक्षा का लक्ष्य जो होता है राष्ट्र के लिए अच्छे नागरिक तैयार करना होता है, ये दोनों समान उद्देश्य होता दोनों का। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू प्रिपेयर गुड सिटीजन्स फॉर द नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखिएगा। प्रश्न है शारीरिक शिक्षा सहायक है, बताइए, शारीरिक शिक्षा सहायक है, फिजिकल एजुकेशन इज हेल्पफुल इन, बताइए, सहन शक्ति बढ़ाने में यानी इंक्रीजिंग स्टेमिना, या व्यक्तित्व के निर्माण में यानी इन बिल्डिंग पर्सनालिटी, या सी ऑप्शन चरित्र निर्माण में यानी कि करेक्टर बिल्डिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। व्यक्तित्व के निर्माण में भी, शक्ति सहन शक्ति को बढ़ाने में भी और चरित्र निर्माण में भी शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन आपकी हेल्प करता है, सहायता करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और आपके दैनिक जीवन में भी उपयोग हो सकते हैं। इन प्रश्नों का अगर जानकारी हो जाएगी तो आप अच्छे तरीके से अपने जीवन में एक प्रकार से प्रसन्नता महसूस करेंगे। ठीक है, जानकारी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक
किसी भी व्यक्ति को एक प्रकार, चाहे वो बीए कर रहा हो चाहे बीएससी कर रहा हो, इसीलिए इसको फिजिकल एजुकेशन में, मतलब फिजिकल एजुकेशन को खास करके रख दिया गया है अनिवार्य प्रश्न पत्र में, ताकि हमारे सभी बच्चे पढ़ सके, बीएससी वाले भी, बीकॉम वाले भी और बीए वाले भी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। और कल एक प्रश्न हमने बताया था कि भाई स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि आज भारत को भगवत गीता की ही नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की भी आवश्यकता है। ये स्वामी विवेकानंद का कथन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। देखिए अगला प्रश्न आपका है, शारीरिक शिक्षा का विकास किस काल में भारत में अहिंसा के कारण अवरुद्ध हुआ? बताइए, इन विच पीरियड डिड द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्टॉप ड्यू टू नॉन वायलेंस इन इंडिया? बताइए, शारीरिक शिक्षा का विकास किस काल में भारत में अहिंसा के कारण से रुका यानी अवरुद्ध हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता में, जैन और बौद्ध काल में, गुप्त काल में, या महाकाव्य काल में? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो जैन और बौद्ध काल में अहिंसा के कारण से शारीरिक शिक्षा का विकास जो था वो रुका, एक प्रकार से अवरुद्ध हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, जैन एंड बुद्धिस्ट पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा। प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य कार्यक्रमों का एक अति अनिवार्य भाग है। शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में विचारों का उक्त कथन किसने दिया है? बताइए, किस आयोग ने दिया है? फिजिकल एजुकेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ हेल्थ प्रोग्राम्स। बताइए, बॉडी द एबव स्टेटमेंट ऑफ व्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन इज। माध्यमिक शिक्षा आयोग का है, कोठारी आयोग का है, फिर मुदालेर आयोग का है, फिर इनमें से सभी आयोग एग्री करते इस बात को। तो शारीरिक शिक्षा का स्वास्थ्य कार्यक्रमों का एक अति अनिवार्य भाग है, ऐसा माध्यमिक शिक्षा आयोग मानता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इसको बोलते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में किन कार्यक्रमों को शामिल किया जा सकता है? बताइए, व्हाट प्रोग्राम्स कैन बी इंक्लूडेड इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन? बताइए, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में किन कार्यक्रमों को शामिल किया जा सकता है? आत्मरक्षक क्रियाओं को, या उपचारात्मक तथा सुधारात्मक क्रियाओं को, या पूरक खेल को, या फिर इन सभी को? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल आप सभी के करेक्ट आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप सभी के करेक्ट आंसर आ रहे हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताइए सभी लोग फटाफट से। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में किन कार्यक्रमों को शामिल किया जा सकता है? तो बिल्कुल सभी को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, ऑल ऑफ द अबव इसका होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? बताइए सभी लोग। 21 जून, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, 21 जून इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, स्वीडन में किसके प्रयासों से शारीरिक शिक्षा का उत्थान हुआ था? थ्रू हुज इफोर्ट डिड फिजिकल एजुकेशन राइज इन स्वीडन? स्वीडन में किसके प्रयासों से शारीरिक शिक्षा का उत्थान हुआ भाई? तो ये सर हेनरिक लिंग के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जितने भी हमारे साथ नए बंधु जुड़ रहे हैं, भाई बहनें हमारी जुड़ रहे हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पिकनिक बिल्ड संबंधित है। बताइए, पिकनिक बिल्ड इज रिलेटेड टू, बताइए, लीन दुबला और मांसपेशीय, छोटा और मोटा, लंबा और पतला, या लंबा और मोटा? तो पिकनिक फील्ड, बताइए, पिकनिक बिल्ड संबंधित है, किससे संबंधित है भाई पिकनिक बिल्ड? तो ये छोटा और मोटा, इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, एक्टोमार्फ संबंधित है। एक्टोमार्फ इज रिलेटेड टू, बताइए, तो ये पतला और दुबला से संबंधित, थिन, ठीक है, या लीन? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स का गठन किस वर्ष में हुआ था? इन विच ईयर द ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स वाज फॉर्म्ड? बताने का प्रयास करेंगे। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स का गठन जो हुआ था ये 1954 में हुआ था, 1994 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा सभी लोग। जर्मनी में स्कूल ऑफ जिम्नास्टिक की स्थापना की। बताइए, स्कूल ऑफ जिम्नास्टिक वाज इस्टेब्लिश्ड इन जर्मनी बाई, किसके द्वारा? नास्तिगल, लिंग, या रूसो, या फिर एडोल्फ स्पीज, इसके द्वारा? तो खास करके जर्मनी में स्कूल ऑफ जिम्नास्टिक की स्थापना जो करी थी एडोल्फ स्पीच के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, स्टार बना लीजिए इस प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, ये भी बढ़िया प्रश्न है। आराम के समय खिलाड़ी का हृदय प्रत्येक मिनट में कितनी बार धड़कता है? प्रश्न बताएं। प्रश्न है द नंबर ऑफ टाइम्स अ प्लेयर्स हार्ट बीट्स पर मिनट एट रेस्ट इज, यानी जब कोई खिलाड़ी आराम कर रहा होता है उस दौरान प्रत्येक मिनट में कितनी बार उसका दिल धड़कता है, जिसको बोलते हैं, या हृदय प्रत्येक मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 40 से लगभग 60 बार जो है एक मिनट में धड़कता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, 40 से 60 धड़कन प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा। चले अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या दिया हुआ है? भारत को अधिकतर आधुनिक खेलों से किसने अवगत करवाया? बताइए, भारत को अधिकतर आधुनिक खेलों से किसने अवगत करवाया था, जानकारी करवाई थी? तो ब्रिटिश सेना ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चले बताएं, प्रश्न आपका क्या है भाई? प्रश्न है कि जिन मांसपेशियों का निर्माण एरोबिक व्यायामों के द्वारा होता है उनमें अधिक मात्रा में तैयार होती है। बताइए, इन द मसल्स विच आर फॉर्म्ड बाई एन एरोबिक एक्सरसाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ, बताइए करेक्ट है, विस्फोटक ताकत या गति या आधारित, या फिर और भी आपको दिया गया है, यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, चपलता आधारित या फिर ताकत या शक्ति आधारित। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विस्फोटक ताकत जिसको बोलते हैं। जिन मांसपेशियों का निर्माण एन एरोबिक व्यायामों के द्वारा होता है उनमें अधिक मात्रा में तैयार होती है विस्फोटक ताकत, ठीक है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। प्रश्न है सेल्डन किस पॉइंट स्केल का इस्तेमाल करता था? व्यक्तियों को अपने शारीरिक वर्गीकरण के रूप में बताइए। विच पॉइंट स्केल वाज यूज्ड ऑफ सेल्डन एज हिज फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स? बताएं, तो किस पॉइंट स्केल का इस्तेमाल करता था वो? तो जो सेल्डन था, एक प्रकार सेल्डन किस पॉइंट स्केल का इस्तेमाल करता था व्यक्तियों को अपने शारीरिक वर्गीकरण के रूप में? तो वो 1 से 7, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के एक्सेल जो है स्केल यूज करता था। अगला प्रश्न है नेशनल डिसिप्लिन स्कीम का जन्म स्थान माना जाता है? बताइए, कहाँ पर माना जाता है भाई? द बर्थ ऑफ प्लेस ऑफ नेशनल डिसिप्लिन स्कीम इज कंसिडर्ड टू बी, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम का जन्म जो माना जाता है वो कस्तूरबा निकेतन लाजपत नगर नई दिल्ली में माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से भी और फिजिकल एजुकेशन के लिए भी। प्रयास और त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर लर्निंग को किस नाम से जाना जाता है? लर्निंग माने होता है सीखना, अधिगम जिसको हिंदी में कहते हैं। तो प्रयास और त्रुटि लर्निंग को और किस नाम से जानते हैं हम? सहज सीखना, अनौपचारिक सीखना, या स्वयं सीखना, या संगठित सीखना? बाई व्हाट अदर नेम इज ट्रायल एंड एरर लर्निंग नोन एज? तो इसको बोलते हैं स्वयं सीखना, सेल्फ लर्निंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सेल्फ, मतलब प्रयास आप करोगे, त्रुटि होगी और फिर उसके बाद में आप सीख जाओगे। इसको लेकर के एक कहानी भी प्रचलित है, आपको पता होगा। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत की अगर बात की जाए तो इसको स्वयं सीखना इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बंदर था, मैं आपको बता दूं, एक बंदर की टोली थी, 10-12 बंदर की एक टोली थी। तो सभी बंदरों को बंद कर दिया गया एक कमरे में, और ऊपर जो है पंखे में एक दर्जन केला टांग दिया गया, ठीक है, और वो केला लटक रहा था ऊपर से। तो हुआ क्या कि तमाम सारे बंदर, 9 बंदर थे, लगातार प्रयास कर रहे थे केले को खाने के लिए, और कमरे पर किनारे पे एक टेबल रखा हुआ था। तो सारे बंदर कूद कूद करके वो एक प्रकार से केला खा रहे थे, मतलब केला उछल उछल कर खा रहे थे, लेकिन वो मतलब कूद रहे थे पकड़ने के लिए, खाने के लिए, लेकिन खा नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो हुआ कि भाई बहुत परेशान हो गए, लगातार प्रयास करते रहे, त्रुटि होती रही, प्रयास नहीं कर पाए। तो क्या हुआ कि भाई एक प्रयास से वो क्या बोलते हैं, मतलब ये तो थोड़ा सा दूसरा कथा हो गई, लेकिन फिर भी इसको भी सुन लीजिए, ये भी इसी से रिलेटेड है। क्योंकि उनमें से एक बंदर था, उसका नाम था सरदार। तो सरदार नाम के बंदर ने क्या किया, टेबल उठाया बगल में, और वो बंदर देख रहा था कि भाई ये लोग कूद रहे, पहुंच नहीं रहे, तो इसका मतलब अगर ये लोग नहीं पहुंच रहे तो मैं भी नहीं पहुंचूंगा। दिमाग लगाया, टेबल रखी, उसको उठाया, बीच में रखा, और उस पर खड़े होकर के उस बंदर ने छलांग लगाई और उसके बाद में उस केले को खा लिया।
तो एक प्रकार अकेले को तोड़ लिया। तो एक प्रकार से क्या होता है कि ये प्रयास त्रुटि का सिद्धांत के अंतर्गत इसको भी आप मान सकते हो। इसी प्रकार से आप देखते हैं लगातार अगर कोई व्यक्ति से मेढक का आप लोगों ने किस्सा सुना होगा कि दो मेढक थे, एक दो गिर गए थे और उसके बाद में एक निकल गया, एक नहीं निकल पाया था। तो ये सारी चीज़ें, ये सब प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है स्वयं सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विज्ञान को लॉ ऑफ यूज और डिसयूज कहा जाता है? बताइए, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। किस विज्ञान को लॉ ऑफ यूज और डिसयूज कहा जाता है? तो जीव विज्ञान को, बायोलॉजी को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है ओलंपिक प्रतीक चिन्ह को डिजाइन किसने किया था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। बताइए, ओलंपिक प्रतीक चिन्ह को डिजाइन किसने किया था भाई? हु डिजाइंड द ओलंपिक, जो प्रतीक होता है एम्ब्लेम, वो किसने किया था बताइए? तो खास करके ओलंपिक प्रतीक चिन्ह का डिजाइन जो तैयार किया था वो पियरे डी कुबर्टिन महोदय ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर बी में भी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न है किस भारतीय खिलाड़ी ने भारत की तरफ से सर्वाधिक बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया है? बताइए, विच इंडियन प्लेयर हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द ओलंपिक गेम्स फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स फ्रॉम इंडिया? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिल्खा सिंह, मेजर ध्यानचंद, या डॉक्टर रणधीर सिंह कर्मी, या फिर रिएंडर पेस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? रिएंडर पेस इज राइट आंसर। इन्होंने किया था सबसे बार, अधिक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संशोधित ओलंपिक शपथ जो डोपिंग और ड्रग्स के विरुद्ध घोषणा करती है किन ओलंपिक खेलों में शुरू की गई थी? बताइए, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। द रिसीव्ड ओलंपिक प्लेज विच डिक्लेयर्स अगेंस्ट डोपिंग एंड ड्रग्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ओलंपिक गेम्स? बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2002 में जो सिडनी में हुआ था ओलंपिक, उसी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न रख लीजिएगा। तो शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? इन विच ईयर डिड द विंटर ओलंपिक गेम्स स्टार्ट? तो शीत ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो हुई थी वो 1924 से हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने पहली बार पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीता? विच इंडियन वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन वन अ मेडल इन द पैरा ओलंपिक गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम? बताएं, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने पहली बार पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीता? तो दीपा मलिक ने जीता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा आप सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं। आप लोग कमेंट में एक प्रकार से बातचीत ना करें, वीडियो का उत्तर मतलब बताने का प्रयास करें प्रश्न का। अगला प्रश्न है, एक गर्भिणी को प्रोटीन की आवश्यकता होती है? बताइए, एक गर्भिणी यानी कि एक गर्भावस्था के दौरान से गुजर रही महिला को कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? बताइए। तो उसको खास करके गर्भिणी को प्रोटीन की आवश्यकता जो होती है, यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन नीड्स प्रोटीन, तो कितने प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है इसको? तो 55 ग्राम की, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। प्रतिदिन 55 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता उसको पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा। निम्नलिखित में से जरूरी पोषक तत्व किसे कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स? बताएं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जो शरीर के द्वारा बनाए गए हों, या जिनकी आपूर्ति आमतौर पर भोजन द्वारा की जाती है, या शराब युक्त, या फिर जो एंजाइम होते हैं। तो जरूरी पोषक तत्व इनमें से कौन सा है भाई? बताइए सभी लोग। बिल्कुल, जिनकी आपूर्ति आमतौर पर भोजन के द्वारा की जाती है वो जरूरी पोषक तत्व माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। प्रश्न है, मांसपेशियों में ऐंठन होने पर क्या करना चाहिए? व्यायाम जारी करना चाहिए, या व्यायाम बंद कर देना चाहिए, या कठिन व्यायाम करना चाहिए, या भारी वजन उठाना चाहिए? व्हाट शुड बी डन इन केस फॉर मसल्स स्पैम्स? बताएं, मांसपेशियों में जब ऐंठन आती है तो उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए? व्यायाम बंद कर देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टॉप एक्सरसाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फिट और स्वस्थ रहने के लिए सबसे अधिक क्या महत्वपूर्ण है? व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू से फिट एंड हेल्दी? बताएं, तो फिट और स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है आपका जीवन शैली, लाइफ स्टाइल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। इनमें से खास करके यही जरूरी होता है, लाइफ स्टाइल आपकी ठीक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है,
रेशे युक्त पदार्थों को किस रोग में कम मात्रा में देना चाहिए? बताइए फटाफट से। जो फाइबर्स सबस्टेंस शुड बी गिवन इन लेस क्वांटिटी इन विच डाइस, बताएं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। रेशे युक्त पदार्थों को किस रोग में, डिसीजेस, तो किस रोग में कम मात्रा में देना चाहिए भाई? बताइए किस रोग में? तो खास करके इन सभी रोगों में, चाहे सेलिक की बात की जाए, चाहे अल्सर की, चाहे पेचिस की, इन सभी रोगों में ये एक प्रकार से रेशे युक्त पदार्थों को कम देना चाहिए रोगी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चले, प्रश्न आपका आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। बताइए इसका उत्तर क्या होगा भाई? मोटापे के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? बताइए मोटापे के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? व्हाट कैन बी मेन केसेस ऑफ ओबेसिटी? तो मोटापे के प्रमुख कारण में खास करके वसायुक्त अगर भोजन करेंगे तो भी मोटापा बढ़ेगा, शारीरिक व्यायाम की कमी होगी यानी अभाव होगा तो भी होगा। ठीक है, इसके अलावा अनुवांशिक भी कहीं ना कहीं पे मोटापा होता है कि पिताजी मोटे हैं तो बच्चा भी मोटा हो गया, माता जी मोटी है तो बच्चा भी मोटा हो गया, ये भी। तो मोटापे के कई कारण हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, इन मतलब ऑल ऑफ द अबव यानी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वजन बढ़ाने का कारण बनती है? बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस केसेस वेट गेन? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वजन बढ़ाने के कारण होती है भाई? अगर आपका वजन बढ़ जाता है ज़्यादा तो वो बीमारी आपके अंदर कुछ फैल जाती है, तो कौन सी? तो अगर आपका वजन जैसे जैसे बढ़ेगा, थायराइड भी हो सकता है, डायबिटीज़, मेटाबॉलिज्म का कम होना, ये सारी बीमारियां हो सकती है आपको। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन सभी बीमारियों का कारण बनता है खास करके वजन बढ़ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्राचीन समय में शारीरिक फिटनेस हेतु किन गतिविधियों को किया जाता था? बताइए विच एक्टिविटीज़ वर डन फॉर फिजिकल फिटनेस इन एंसेंट टाइम? प्राचीन काल में या प्राचीन समय में शारीरिक फिटनेस के लिए किन गतिविधियों को किया जाता था? तो कूदा जाता था, कूदना, दौड़ना, गेंद आदि फेंकना, ये सब प्राचीन काल में किया जाता था। जंपिंग, रनिंग, थ्रोविंग अ बॉल etc। ओके, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है शारीरिक फिटनेस के लाभ कौन कौन से हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे भाई। बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? शारीरिक फिटनेस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न क्या है आपका? शारीरिक फिटनेस के लाभ हैं, बताइए शारीरिक फिटनेस के लाभ कौन से होते हैं? बताइए पाचन तंत्र में सुधार आता है शारीरिक फिटनेस से, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव होता है, या फिर ये दोनों चीज़ें होती हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस? तो इससे दोनों चीज़ें होती हैं। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा, बोथ ऑफ द अबव। ठीक है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। घरों में खेले जाने वाले कौन कौन से घरों में खेले जाने वाले खेल कौन कौन से होते हैं? व्हाट आर द गेम्स प्लेड एट होम? टेबल टेनिस आप घर में खेल सकते हैं, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा आप स्नूकर भी खेल सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो, ये सारे खेल आप खेल सकते हो। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊपर ही तो सभी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शारीरिक उपयुक्तता किस पर निर्भर करती है? बताइए। तो शारीरिक उपयुक्तता जो निर्भर करती है वो शारीरिक स्वास्थ्य पर भी निर्भर करती है और मानसिक स्वास्थ्य पर भी निर्भर करती है शारीरिक उपयुक्तता। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा, उपयुक्त दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके, देखिएगा। प्रश्न आपका क्या है? प्रश्न आपका शरीर का कौन सा अंग है जो पित्त का उत्पादन करता है? बताइए सभी लोग फटाफट से बताइए, शरीर का कौन सा अंग है जो पित्त उत्पादन करता है? व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस्ड बाइल? बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बताइए सभी लोग फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। चले, शरीर का कौन सा अंग है? बताइए, हृदय, फेफड़ा, लीवर यानी जिगर या पित्ताशय? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा अंग है जो पित्त उत्पादन करता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी लोगों का आ रहा है। ठीक है, पित्त इकट्ठा होता है पित्ताशय में, लेकिन जो उत्पादन करता है वो लीवर, जिगर करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रति मिनट सर्कुलेट यानी वितरित होने वाली रक्त की मात्रा को जाना जाता है। द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट सर्कुलेट्स या डिस्ट्रीब्यूट्स पर मिनट इज नोन एज? तो बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? प्रति मिनट सर्कुलेट वितरित होने वाली रक्त की मात्रा को जाना जाता है।
तो हृदय निर्गम यानी कार्डियक आउटपुट के नाम से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हेपेटाइटिस को किस रूप में सरीम हेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता है? व्हिच फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस इज आल्सो नोन एज श्रिम हेपेटाइटिस? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से या निम्नलिखित रोगों में से कौन से रोग को फैलाने के लिए वायरस उत्तरदायी होता है? वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो इनमें रोगों में से खास करके बात की है जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, टीबी, ये एक प्रकार से क्या होता है? ये वायरस होता है एक प्रकार से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विटामिन डी से सर्वाधिक भरपूर खाद्य पदार्थ कौन होता है? फूड मोस्ट रिच इन विटामिन डी? तो विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है अंडे की जर्दी में या फिर भगवान सूर्य की प्रकाश में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस रोग कहाँ पर होता है? तो खास करके ऑस्टियोपोरोसिस जो रोग होता है वो हड्डियों का रोग है। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखेंगे। प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ चुका है, देखेंगे सभी लोग। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है कैरियोकिनेसिस का संबंध है। तो कैरियोकिनेसिस का संबंध किससे भाई? कैरियोकिनेसिस इज रिलेटेड टू, ये है कोशिका विभाजन से, सेल डिवीजन से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न टाइफाइड यानी आंत्र ज्वर के लिए उत्तरदायी होता है। टाइफाइड या एक प्रकार से इंटरिक फीवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टाइफाइड जो होता है ये जीवाणु से होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। खसरे के लिए उत्तरदायी होता है, बताइए, जो है मेसेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, खसरे के लिए उत्तरदायी होता है क्या? तो खसरे के लिए उत्तरदायी होता है वायरस। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति का सर्वोत्तम स्रोत है, बताएं। तो कार्बोहाइड्रेट का जो सर्वोत्तम स्रोत है भाई, कहाँ पर कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है? बिल्कुल अनाजों में, इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रोटीन की प्राप्ति का सर्वोत्तम स्रोत है। द बेस्ट सोर्सेस ऑफ प्रोटीन इज, तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है इनमें से वो सफ़ेद मांस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। स्टार्च की प्राप्ति का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। तो स्टार्च की प्राप्ति का सर्वोत्तम स्रोत है अनाज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा ताकि इसी प्रकार से आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से अपनी तैयारी करते रहें इसी प्रकार से, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका क्या है? कमर दर्द के रोगियों के लिए या कमर दर्द के रोगियों के लिए कौन सा आसन लाभदायक होता है? बताइए भाई, कौन सा आसन लाभदायक होता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो कमर दर्द के रोगियों के लिए कौन सा आसन उत्तरदायी, मतलब एक प्रकार से लाभदायक होता है? चक्रासन या सूर्य नमस्कार, हलासन तथा वज्रासन, या धनुरासन तथा शलभासन, या सर्वगासन तथा उपर्युक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वासन तथा उपर्युक्त सभी। कमर दर्द के रोगियों के लिए एक प्रकार से सर्वगासन और उपर्युक्त सभी चीज़ें, जो हलासन, वज्रासन, चक्रासन, सूर्य नमस्कार, धनुरासन, शलभासन, सब इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर इसका लगा दीजिएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। योग संस्कृत किस धातु से बना हुआ है? योग इज मेड ऑफ विच मेटल ऑफ संस्कृत? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? योग संस्कृत की किस धातु से बना हुआ है? तो युज धातु से बना हुआ है। संस्कृत से जो शब्द है युज, उससे बना हुआ है, संस्कृत धातु से बना हुआ योग, यानी युज धातु संस्कृत का एक धातु है और इसी से बना हुआ है क्या? युज धातु से बना हुआ है योग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कुंडलिनी यानी कि छिपी हुई शक्ति को कुंडलिनी बोलते हैं, उसको जागृत करने से संबंधित आसन कौन सा है? व्हिच आसन इज रिलेटेड टू एवाकिंग कुंडलिनी हिडन पावर? बताइए, हिडन पावर यानी छुपी हुई शक्ति को जगाने के लिए कौन सा एक प्रकार से आसन जरूरी होता है? तो छुपी हुई शक्ति को जगाने का जो आसन है वो होता है भुजंगासन, ठीक है। कौन सा आसन भाई? भुजंगासन इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भुजंगासन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न है, किस आसन को सभी आसनों की माता कहा जाता है? व्हिच आसन इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल आसन्स? बताएं।
तो किस आसन को सभी आसनों की माता का बोला जाता है? सर्वगासन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न था वो इससे पहले वाला। अगला प्रश्न है, प्राणायाम में सांस रोकने को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्हाट इज कॉल्ड होल्डिंग द ब्रीथ ऑफ, मतलब ब्रीथ इन प्राणायाम। तो प्राणायाम में खास करके सांस रोकने को क्या कहा जाता है? तो सांस रोकने को बोलते हैं कुंभज। क्या? कुंभक। कुंभक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुंभक इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, किस महापुरुष ने कहा है कि संसार सागर से पार होने की युक्ति को ही योग कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में एकदम से 100% आने वाला है। यानी किसने कहा? विच ग्रेट मैन हैज सेड योगा इज द मेथड ऑफ क्रॉस द ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। बताएं, संसार सागर से पार होने की युक्ति को ही योग कहते हैं। योग वशिष्ठ ने इसको कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, योग वशिष्ठ में कहा गया है चीज़ें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल नीति का अभ्यास निम्न में से किस अंग के दोषों को दूर करने में लाभदायक सिद्ध होता है? बताइए फटाफट से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है कि जल नीति का अभ्यास निम्न में से किस अंग को, जो अंग के दोषों को दूर करने में लाभदायक सिद्ध होता है? तो आँख, नाक, कान, तीनों के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, घेरंड संहिता के अनुसार दंत धौंती कितने प्रकार की होती है? अकॉर्डिंग टू घेनेन्द्र संहिता हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ व्हाइटनिंग आर दियर। तो दंत धौती कितने प्रकार की होती है घेरंड संहिता के अनुसार भाई? तो कितने प्रकार की होती है? बिल्कुल 4 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि वृक्षासन के अभ्यास के दौरान साधक को अपना ध्यान किस चक्र पर केंद्रित करना चाहिए? बताइए। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ वृक्षासन ऑन विच चक्र द सीकर शुड फोकस हिज अटेंशन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वृक्षासन के अभ्यास के दौरान साधक को अपना ध्यान जो है वो अनाहत चक्र की ओर केंद्रित करना चाहिए, उस पर केंद्रित करना चाहिए, अनाहत चक्र पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, साइनोसाइटिस के उपचार के लिए कौन सा आसन उपयोगी नहीं है? बताइए। व्हिच आसन इज नॉट यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइनोसाइटिस। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? साइनोसाइटिस के उपचार के लिए कौन सा आसन उपयोगी नहीं है? तो शीर्षासन जो है ये उपयोगी नहीं है, बाकी चक्रासन, भुजंगासन, ब्रजासन जो है ये उपयोगी है, ये नहीं है शीर्षासन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सूर्य नमस्कार के अभ्यास के दौरान 11वीं स्थिति कौन सी होती है? तो सूर्य नमस्कार के दौरान 11वीं स्थिति जो होती है वो हस्त उत्तानासन की होती है। हस्त उत्तासन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है और परीक्षा में आपके आ भी सकता है। देखिएगा, प्रश्न है, प्राणायाम के द्वारा मनुष्य अपनी आत्मा के प्रकाश को ग्रहण कर सकता है, यह कथन किस व्यक्ति से संबंधित है? बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैन इज रिसीव द लाइट ऑफ हिज सोल थ्रो प्राणायाम इज द मिडिल ट्रेटक। बताएं करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच पर्सन? तो ये संबंधित है भाई स्वामी स्वात्माराम जी से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अथर्ववेद में मानव शरीर के कितने चक्रों का उल्लेख मिलता है? हाउ मेनी चक्रास ऑफ ह्यूमन बॉडी आर मेंशन्ड इन अथर्ववेद? बताएं अथर्ववेद में मानव शरीर के कितने चक्रों का उल्लेख मिलता है? तो 8 चक्रों का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, आप अपान वायु का संबंध किस चक्र से है? अपान वायु इज रिलेटेड टू विच चक्रा? तो अपान वायु का जो संबंध है वो मूलाधार से है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूलाधार इज राइट आंसर। अपान वायु का संबंध मूलाधार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विशुद्धि चक्र के सांकेतिक चित्र में कमल की कितनी पंखुड़ियाँ होती हैं? बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा? हाउ मेनी लोटस पेटल्स आर दियर इन द सिंबॉलिक पिक्चर ऑफ विशुद्धि चक्र? बताएं विशुद्धि चक्र के सांकेतिक चित्र में कमल की कितनी पंखुड़ियाँ होती हैं? तो कमल की कितनी पंखुड़ियाँ होती हैं भाई? बिल्कुल 16 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 16।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, चले जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अम्भोजा मंडल निम्न में से किस चक्र से संबंधित है? अम्भोजा मंडल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल? अम्भोजा मंडल निम्न में से किस चक्र से संबंधित है? तो अम्भोजा मंडल जो संबंधित है वो आपका स्वाधिष्ठान चक्र से रिलेटेड है। किससे? स्वाधिष्ठान चक्र। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वाधिष्ठान चक्र। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मणिपुर चक्र के देवता कौन है? बताइए, हु इज द डेटी ऑफ मणिपुर चक्र? तो मणिपुर चक्र के देवता जो है वो विष्णु भगवान है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे प्रश्नों को जान रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चले, प्रश्न आपका है, वैराग्य संदीपन के रचयिता कौन है? वैराग्य संदीपन या संदीपनी, तो बताइए वैराग्य संदीपनी के रचयिता कौन है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो वैराग्य संदीपनी के रचनाकार आपके कौन है? बिल्कुल तुलसीदास जी ही हैं। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तुलसीदास जी रचनाकार हैं किसके? हु इज द आथर ऑफ वैराग्य संदीपनी? तो आप लगाएंगे तुलसीदास गोस्वामी बाबा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, स्वामी कुबलयानंद जी ने पहले यौगिक अस्पताल की स्थापना कहाँ करी थी? वेयर डिड स्वामी कुबलयानंद जी एस्टेब्लिश द फर्स्ट कंपाउंड हॉस्पिटल? बताएं। तो कहाँ पर सबसे पहले यौगिक अस्पताल की स्थापना करी थी उन्होंने? गांधीनगर में, पोरबंदर में, या लोनावाला में, या फिर मुंबई में? तो उन्होंने लोनावाला में एक प्रकार से स्वामी कुबलयानंद जी महाराज ने यौगिक अस्पताल की स्थापना करी थी लोनावाला में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा। प्रश्न है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ में कितनी नाड़ियों को महत्वपूर्ण माना गया है? हाउ मेनी चैनल्स हैव बीन कंसीडर्ड इम्पोर्टेंट इन द बुक सिद्धांत पद्धति? बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ में लगभग 10 नाड़ियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ सकता है परीक्षा में। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, गुरु पूर्णिमा का पर्व किस महर्षि के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? बताइए। तो गोरक्षनाथ, या वाल्मीकि, या विश्वामित्र, या वेद व्यास? द फेस्टिवल ऑफ गुरु पूर्णिमा इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ व्हिच महर्षि? तो गुरु पूर्णिमा जो मनाई जाती है किसके भाई? तो इसमें से ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ओके, गुरु पूर्णिमा जो मनाई जाती है, तो गुरु पूर्णिमा का जो एक प्रकार से पर्व है वो महर्षि वेद व्यास के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में आने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है भाई गुरु पूर्णिमा? तो ये गुरु लगा है आगे, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा चौंकिएगा मत कि भाई ये गुरु नानक जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। नहीं, ये वेद व्यास जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा का दिवस, मतलब गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, धन्वंतरी निम्न में से किसके शिष्य थे? बताइए। धन्वंतरी ऋषि हैं, एक प्रकार से योग शास्त्र के एक प्रकार से प्रणेता व्यक्ति हैं, तो मतलब विद्वान हैं। तो धन्वंतरी जी वाज द डिसिपल ऑफ, यानी कि किसके शिष्य थे वो? तो धन्वंतरी जी जो थे वो किसके शिष्य थे भाई? तो वो भरद्वाज ऋषि के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एड्रेसेस ऑन भक्ति योगा इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा स्वामी विवेकानंद जी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग समझ रहे हैं, एक बार शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। प्रश्न है आपका, सूर्य नमस्कार में कितनी अवस्थाएं या सोपान हैं? बताइएगा फटाफट से। सूर्य नमस्कार में कितने अवस्थाएं या सोपान हैं? बताइए सभी लोग फटाफट से। हाउ मेनी स्टेजेस ऑब्लिक स्टेप्स आर दियर इन सूर्य नमस्कार? तो कितने हैं भाई? 12 इज राइट आंसर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, व्यक्ति के सर्वांग रूप में निम्न में से कौन से पक्ष आते हैं? बताइए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स कम इन द होलिस्टिक फॉर्म ऑफ अ पर्सन? बताइए। व्यक्ति के सर्वांग रूप में निम्न में से कौन से पक्ष आते हैं? शारीरिक, मानसिक या आत्मिक? तो इसमें से सारे पक्ष आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। ऊपर तो सभी, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सभी के करेक्ट आंसर आ गए।
अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है कपाल भाती किस रोग के में लाभदायक है, बताइए। कपाल भाती, बताइए करेक्ट आंसर क्या है। कपाल भाती किस रोग में लाभदायक है, इन विच डिसीजेस इस कपाल भाती बेनिफिशियल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो कपाल भाती किस रोग में लाभदायक है भाई, तो श्वास, दमा, एलर्जी सभी के लिए। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शीतकारी प्राणायाम से किन रोगों में आराम प्राप्त होता है, इन विच डिसीज रिलीफ इज ऑब्टेन्ड ऑप्शन फ्रॉम शीतकारी प्राणायाम, बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। शीतकारी प्राणायाम में या प्राणायाम से किन रोगों में आराम प्राप्त होता है, तो पायरिया में भी, दंत रोग में भी, गले और मुंह में भी अगर रोग है कोई तो उससे भी एक प्रकार से मुक्ति मिलती है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गोमुखासन किस प्रकार के विकारों को दूर करने में मदद करता है, बताएं। गोमुखासन हेल्प्स इज रिमूविंग विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स, बताएं। तो गोमुखासन जो है ये मधुमेह, पीठ दर्द, ग्रीवा के रोग सभी में मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, आल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भुजंगासन के क्या क्या लाभ होते हैं, तो भुजंगासन के क्या लाभ होते हैं भाई, थायराइड को भी ठीक करता है, पेट के घाव को भी ठीक करता है। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा, उपयुक्त दोनों, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो कल वाला वीडियो अगर आप लोग देख लेंगे और यह वीडियो देख लेंगे तो आपका काम हो जाना है, सारी चीज़ें यही आएंगी, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा और फटाफट से वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करते रहिएगा। चले, जो हमारे बंधु नए जुड़ रहे हैं वो लाइक करेंगे, बाकी हमारे पुराने छात्र छात्राएं पहले से लाइक कर देते हैं, उनको कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, योग सूत्र पर प्रथम प्रमाणिक भाष्य किसके द्वारा रचित माना गया है, बताइए सभी लोग। द फर्स्ट ऑथेंटिक कमेंट्री ऑन योग शास्त्र योग सूत्र इज बिलीव्ड टू हैव बीन कंपोज्ड बाय। योग सूत्र पर प्रथम प्रमाणिक भाष्य किसके द्वारा रचित माना जाता है, तो किसके द्वारा भाई, वो वेद व्यास जी के द्वारा रचित माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, सिंधु सभ्यता में निम्न में से किसके साक्ष्य नहीं मिले हैं, बताइए। एविडेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन फाउंड इन द इंडस सिविलाइजेशन, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सिंधु सभ्यता में निम्न में से किसके साक्ष्य नहीं मिले हैं, अग्निकुंड के, शिव पूजा के, वृक्ष पूजा के या मंदिर के। तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड के, शिव पूजा के, वृक्ष पूजा के सभी की चीज़ें मिली हैं, मंदिर का सिद्धांत नहीं मिला, इसके साक्ष्य नहीं मिले। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, ऋग्वेद के अनुसार योग है, बताएं। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा योग इज, ऋग्वेद के अनुसार योग क्या है, स्वाध्याय है, मोक्ष मार्ग है, जुड़ना है, नैतिक सिद्धांत है। तो एक प्रकार से ऋग्वेद के अनुसार योग जो होता है इसका मतलब होता है ज्वाइन यानी जुड़ना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, वैदिक सभ्यता का काल माना गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके ऊपर वाला जो ज्वाइन वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि ऋग्वेद के अनुसार योग है तो योग का मतलब होता है जुड़ना ऋग्वेद के अकॉर्डिंग। ठीक है, बताएं वैदिक सभ्यता का काल यानी समय कितना है, तो वैदिक सभ्यता का जो समय है वो 1500 मतलब 1500 ईसा मतलब 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व का जो समय काल है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का जो समय काल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में जो दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा 1500 टू 600 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वेदांगों की संख्या कितनी है, द नंबर ऑफ वेदांगिस। वेदांग होते हैं वेदों को पढ़ने में सहायता प्रदान करने के लिए, वेदांग होते हैं वेदों को समझने के लिए वेदांग रचित किए गए, 6 वेदांग हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ऋग्वेद में कुल कितने सूत्र और ऋचाएँ हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, सूत्र हैं और लगभग 10,590 ऋचाएँ आपको मिलेंगी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक बार सभी लोग देखिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिएगा। चले, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी कितनी बार लाइक करने के लिए बोल रहे हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस समय क्या होता है कि जब एक प्रकार से एक स्लाइड खत्म होती है तो दूसरी स्लाइड के बीच में थोड़ा सा समय मिलता है वो कलर चेंज करने में, और उसी समय के दौरान मैं क्या कर देता हूँ, ये चीज़ें बोल देता हूँ। तो उसके लिए मैं आपका समय भी नष्ट नहीं करता और एक प्रकार से क्या होता है कि लाइक और सब्सक्राइब के लिए भी बोल देता हूँ। ठीक है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, बोलना तो ये एक आदत पड़ गई है, आप लोग जिसका मन होता है वो करते हैं, जिसका मन नहीं होता वो नहीं करते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि भाई जब
व्यक्ति को कोई चीज़ अच्छी लगेगी तभी लाइक करेगा, और फर्जी में किसी के कहने से कोई व्यक्ति लाइक नहीं करता, ये सभी लोगों को पता है और ये बात मुझे भी पता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लगातार कहने से भी लोग लाइक कर देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो करते हैं, और जो नहीं करते उनका और धन्यवाद, ठीक है, क्योंकि उनसे हमको और मोटिवेशन मिलता है कि भाई कुछ कमी रह रही है। तो ऐसा मत करिएगा कि कोई लाइक ही ना करे, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं। आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे इस मॉडल पेपर को लेकर के, तो मैंने सोचा कल भी मैंने एक दे दिया बहुत जल्दबाजी में, और आज भी मैं दे रहा हूँ। अगला प्रश्न है, प्राणायाम अष्टांग योग का कौन सा अंग है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राणायाम इज व्हिच पार्ट ऑफ अष्टांग योगा? प्राणायाम अष्टांग योग का कौन सा अंग है भाई? तो ये चौथा अंग है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्राणायाम की नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्शन ऑफ प्राणायाम? तो कौन सी क्रिया है भाई? वो धौती जो है ये प्राणायाम की क्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा, धौती, जबकि पूरक, रेचक, कुंभक ये सब है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अष्टांग योग में 5वां चरण है, बताएं। द फिफ्थ स्टेप ऑफ अष्टांग योग इज, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? प्रत्याहार, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रत्याहार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मिताहार को परिभाषित किया जाता है, बताइए। डाइटरी इज डिफाइंड एज, तो मिताहार को परिभाषित किया जाता है केवल अनुकूल भोजन के लिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली सुटेबल फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा सभी लोग। महर्षि पतंजलि के अनुसार निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन सा विकल्प क्लेश नहीं है? बताएं। अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट अ ट्रिबुलेशन? ठीक है, बताएं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी, अभ्यास जो है ये क्लेश नहीं है, बाकी सब हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, चित्त प्रासन उल्लेख करता है किसका भाई? तो चित्त प्रासन जो है एक स्वस्थ मन का उल्लेख करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। चलें अगला प्रश्न, 2018 फीफा वर्ल्ड कप, मतलब फीफा कप जो है उसके फाइनल का आयोजन स्थल बताएं। 2018 में जो फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था वो कहाँ पर खेला गया था? आयोजन कहाँ पर हुआ था? वेन्यू ऑफ 2018 फीफा कप फाइनल, बताएं फाइनल कहाँ पर खेला गया था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका भाई? तो जो फीफा जो कप है उसका फाइनल जो आयोजन स्थल है वो मास्को है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, रूस की राजधानी मास्को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फुटबॉल के मैच में कितने रेफरी होते हैं? हाउ मेनी रेफरीज आर देयर इन फुटबॉल मैच? तो फुटबॉल मैच में कितने रेफरी होते हैं? एक रेफरी होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 2 होते हैं। ये थोड़ा सा मुझे कंफर्म नहीं है, इसको थोड़ा सा कंफर्म करिएगा। वैसे तो बुक वगैरह में एक ही मिला है, ठीक है, हालांकि इसको कंफर्म करेंगे, एक लगाइएगा अभी के लिए, बाकी मैं देखूंगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वॉलीबॉल खेल में एंटीना की ऊंचाई कितनी होती है? बताएं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ एंटीना ऑफ वॉलीबॉल गेम? तो वॉलीबॉल गेम में एंटीना की जो ऊंचाई होती है वो 1.8 मीटर के आसपास की होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, जो मतलब वॉलीबॉल की जो ऊंचाई होती है जहाँ 60 मतलब वहाँ पर किनारा, वॉलीबॉल मैं भी खेलता हूँ, बढ़िया खेल लेता हूँ खास करके। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वॉलीबॉल खेल में अटैक लाइन की दूरी अंत लाइन से कितनी होती है? तो इन द गेम ऑफ वॉलीबॉल व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द अटैक लाइन फ्रॉम द एंड लाइन? बताएं। तो वॉलीबॉल खेल में अटैक लाइन की दूरी अंत लाइन से कितनी होती है? तो कितनी होती है भाई? बिल्कुल 6 मीटर के आसपास की होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है 400 मीटर रेस में दूसरी लेन के धावक को 7.04 मीटर की दूरी का स्टेगर मिलता है। रेस के समापन में वह कितना विस्थापन करेगा? तो वह कितना विस्थापन करेगा भाई? वह -7.04 मीटर। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करिएगा। जिस पर मैं स्टार बनाऊंगा वो प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। और जिस पर मैं नहीं बता रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा जितना एक प्रकार से स्टार वाला इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किस ऑफिशियल प्रोग्राम में डाइविंग का शुभारंभ किया गया ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आ सकता है, बताएं। तो इन विच ऑफिशियल प्रोग्राम
डिविंग वाज लॉन्च्ड इन द समर ओलंपिक गेम्स? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1904 सेंट लुई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, क्रिकेट के साथ साथ और किस खेल में फॉलो ऑन की प्रक्रिया लागू होती है? अलॉन्ग विथ क्रिकेट इन विच अदर गेम द प्रोसेस ऑफ फॉलो ऑन इज एप्लीकेबल? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खो खो। इसमें भी एक प्रकार से फॉलो ऑन की प्रक्रिया लागू होती है। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं हमारा एक दूसरा चैनल भी है BA क्रेकर यूट्यूब चैनल, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। BA क्रेकर यूट्यूब चैनल, उस पर सेकंड सेमेस्टर की से रिलेटेड जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आप BA क्रेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो है हमारा एप्लीकेशन है शुक्ला स्टडी पॉइंट पर, उस पर आपको PDF वगैरह मिल जाएंगी। सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर सभी की आपको मिलती रहेंगी। तो आप उसको डाउनलोड करके रखिएगा, वहाँ से आप PDF के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं और वीडियो देखिए PDF पर वहाँ प्राप्त करिए। ठीक है, शुक्ला स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको बता दूं हमको फेसबुक पर आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हो, तो शुक्ला स्टडी पॉइंट के नाम से है। ठीक है, फेसबुक शिवम शुक्ला के नाम से और शुक्ला स्टडी पॉइंट दोनों नाम से है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, किस खेल में शोल्डर यानी कि रोटेटर कफ के जोड़ सामान्यतः चोटिल हो जाते हैं? तो किस खेल में भाई ऐसा होता है? तैराकी के खिलाड़ियों के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा स्विमिंग प्लेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फुटबॉल के खेल में जब ऑफ साइड रूल का उल्लंघन होता है तब रेफरी के द्वारा क्या निर्णय सुनाया जाता है? तो क्या सुनाया जाता है भाई? तो फुटबॉल के खेल में जब ऑफ साइड रूल का उल्लंघन होता है तो रेफरी के द्वारा निर्णय सुनाया जाता है, विपरीत टीम को कॉर्नर किक दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? बी, विपरीत टीम को इनडायरेक्ट फ्री किक मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन। ठीक है, विपरीत टीम को इनडायरेक्ट फ्री किक मिलती है। बिल्कुल हाँ, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्नलिखित में से 4 तैराकी को शैलियों में से सबसे तेज तैरने की शैली कौन सी है? बटरफ्लाई या फ्री स्टाइल या ब्रेस्ट स्ट्रोक या फिर बैक स्ट्रोक? सबसे अधिक जो तैराकी की शैलियों में सबसे तेज शैली है वो फ्री स्टाइल वाली होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से देखिएगा भाई। प्रश्न है आपका, यदि ग्रीष्म ऋतु में शिविर लगाना हो, बताइए यदि ग्रीष्म ऋतु में आपको शिविर लगाना हो तो कहाँ पर लगाएंगे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके, बताएं। तो यदि ग्रीष्म काल में आपको शिविर लगाना है, तो शिविर माने एक प्रकार से जो तंबू होता है, टेंट होता है, उसी की बात की जा रही है, तो बताएं कहाँ पर लगाएंगे? यदि ग्रीष्म ऋतु में शिविर लगाना हो तो कहाँ लगाएंगे? इफ़ यू वांट टू सेट अप अ कैंप इन समर वेयर विल यू सेट इट अप? बताएं, पहाड़ी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में या रेगिस्तानी क्षेत्रों में या फिर इन सभी में, यानी कि हिली एरियाज़ में या इन द प्लेन्स या फिर इन डिजर्ट एरियाज़ या ऑल ऑफ द अबव? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहाड़ी क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शिविर का अनुशासन होता है, द डिसिप्लिन्स ऑफ द कैंप इज? तो कठोर होता है, सरल और लचीला होता है या अनुकूल होता है या फिर ये सभी व्यवस्थाएं होती हैं? तो शिविर का जो अनुशासन होता है कैंप का वो बिल्कुल कठोर होता है, उसमें लचीलापन आपको नहीं देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्ट्रिक्ट नियम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कैंप वगैरह आप देखते हैं उसमें अगर स्ट्रिक्ट नियम नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शिविर में भोजन व्यवस्था का कार्य कौन करता है? हु डज द वर्क ऑफ फूड अरेंजमेंट इन द कैंप? शिविर में भोजन की व्यवस्था कौन करता है भाई? शिविर प्रबंधक, भोजन व्यवस्था प्रबंधक या शिविर संस्था अध्यक्ष या शिविर उप संचालक? तो शिविर में भोजन की जो व्यवस्था करने का कार्य करता है वो भोजन व्यवस्था प्रबंधक जो है वही करता है, फूड मैनेजमेंट मैनेजर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न है, शिविर कार्यक्रमों का निर्माण कौन करता है? बताएं, हु प्रिपेयर्स द कैंप प्रोग्राम्स? तो शिविर कार्यक्रमों का निर्माण कौन करता है भाई? तो वो कार्यक्रम संचालक जो होता है, प्रोग्राम डायरेक्टर, वही करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, रट लीजिएगा। प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा में जनसंपर्क आवश्यक है, फिजिकल रिलेशंस इज नेसेसरी इन फिजिकल एजुकेशन? बताएं, शारीरिक शिक्षा में जनसंपर्क आवश्यक है, बताएं शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य के लिए या स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक योग्यता के लिए? तो सभी के लिए आवश्यक है, उपयुक्त डी लगा दीजिएगा, फॉर ऑल द एबव। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, खाली समय का सदुपयोग होता है जनसंपर्क के द्वारा, निर्देशन के द्वारा, पिकनिक के द्वारा। तो भाई जब खाली समय होता है तो लोग कहाँ जाते हैं, जनसंपर्क नहीं करते ना निर्देशन देते हैं, तो क्या काम करते हैं, पिकनिक मनाते हैं, पिकनिक पर जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छुट्टी मनाते हैं पिकनिक पर जा करके। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा, शिविर के दैनिक कार्यक्रम का निर्धारक कौन होता है, बताएं सभी लोग फटाफट से। शिविर के दैनिक कार्यक्रम का निर्धारक कौन होता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो शिविर के दैनिक कार्यक्रम का निर्धारक कौन होता है भाई, तो कार्यक्रम संचालक जो होता है वही होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर, प्रोग्राम डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शिविर के कार्यों की योजना बनाने वाली समिति कौन सी होती है, उपकरण समिति, कार्यक्रम समिति, प्रबंध समिति या अनुशासन समिति। द कमेटी फॉर प्लानिंग द वर्क ऑफ कैंप इज, तो उस समिति को क्या बोलते हैं, तो उस समिति को बोलते हैं प्रबंध समिति। ठीक है, मैनेजमेंट कमेटी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा, प्रश्न है, विद्यार्थियों को जीवन यापन का क्रियात्मक शिक्षण किसके द्वारा प्राप्त होता है, स्टूडेंट गेट्स हैंड ऑन लर्निंग ऑफ लाइफ थ्रो। तो विद्यार्थियों को जीवन यापन का क्रियात्मक शिक्षण जो प्राप्त होता है वो शिविर के द्वारा ही प्राप्त होता है। ठीक है, कैंप के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मनोरंजन एक भावना है या कोई शब्द या वस्तु नहीं है। मनोरंजन यह व्यक्तित्व या व्यक्तिगत आधार पर मन से की जाने वाली एक ऐसी क्रिया होती है जो वैज्ञानिक प्रकृति के आधार पर प्रतिक्रिया के रूप में मन को आदान प्रदान करती है। यह कथन किसका है, तो यह कथन किसने कहा था भाई, जीबी नेस का है। ठीक, किसका, जेबी नेस का है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में मनोरंजन का सिद्धांत कौन नहीं है इनमें से, बताएं। तो कार्य संपादित करने की युक्ति, तो ये एक प्रकार से मनोरंजन का सिद्धांत है क्या, या थकान से मुक्ति, आप संतुष्टि, आनंद प्राप्ति। तो कार्य संपादित करने की युक्ति जो है ये मनोरंजन आपको नहीं देती है, ये थोड़ा कष्ट प्रदान करती है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, मनोरंजन का सिद्धांत इनमें से यही नहीं है। थकान से मुक्ति मिल जाए, आत्म संतुष्टि मिल जाए, आत्म आनंद की प्राप्ति मिल जाए, तो ये सब क्या है, मनोरंजन के सिद्धांत हैं। ऑप्शन नंबर आप डी लगा, मतलब कि क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। इनमें से ये सिद्धांत नहीं है कार्य संपादित करने की युक्ति मनोरंजन का। ठीक है, आगे बढ़ते। तो इस प्रकार से आपने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया, जान लिया। तो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को हमने यहाँ पर समझा और उसके बारे में हमने आपको बताया और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझा। इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसको भी आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, और इसके अलावा भी और कुछ प्रश्न मैं आपको बता दूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि जो है प्रश्न पूछ सकता है कि मरु प्रदेश में खास करके, यानी कि जहाँ पर डिजर्ट है, जहाँ पर एक प्रकार से इस रेगिस्तान की बात की है वहाँ पर, तो मरु प्रदेश का प्रमुख मनोरंजनात्मक खेल कौन सा हो सकता है, बताएं। तो पत्थर मार, कंधे चढ़, ये खेल जो है मरु प्रदेश का प्रमुख मनोरंजन खेल माना जाता है। कौन सा, पत्थर मार, कंधे चढ़। ठीक है, प्लेटेड स्टोन्स जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, तो वो गेम वहाँ का बड़ा फेमस होता है। और शैक्षणिक संस्थाओं में मनोरंजन होता है, कैसा मनोरंजन होता है शैक्षणिक संस्थाओं में भाई, तो पूरक खेल होता है एक प्रकार से। ओके, मनोरंजन का नगरीय साधन क्या है, बताएं। तो मनोरंजन का नगरीय साधन क्या है भाई, सिनेमा जो होता है मनोरंजन का नगरीय साधन होता है। नगर में अगर लोगों को मनोरंजन करना होता तो लोग सिनेमा देखते हैं, टीवी देखते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। मनोरंजन का क्या क्षेत्र होता है भाई, तो परिवार एवं कुटुंब, शिक्षा और सभी सामाजिक संस्थाएं जो होती हैं ये सब मनोरंजन के क्षेत्र होते हैं। ठीक है, खेल का मनोरंजन सिद्धांत भी दिया है एक विद्वान ने, उनका क्या नाम है, तो मैरिट लार्जर महोदय ने मनोरंजन का सिद्धांत दिया है। तो ये सब प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा, एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि शिविर में कैसे भोजन का उपभोग करना चाहिए या उपयोग करना चाहिए। जब आप कहीं पर कैंप लगाते हैं, शिविर लगाते हैं, तो उस समय आपको कैसे भोजन का उपयोग करना चाहिए। तो उस समय आपको सूखी और मौसमी सब्जियां मिल जाएं और मौसमी फल मिल जाएं तो बड़ा अच्छा होता है एक प्रकार से शिविर के लिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आ सकता है, कौन सा, कि कराटे के खेल में योकोगेरी का क्या अर्थ होता है। कराटे के खेल में जो योकोगेरी होता है इसका क्या मतलब होता है, योकोगेरी का मतलब होता है साइड किक। ठीक है, साइड किक को बोलते हैं योकोगेरी कराटे में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अच्छा बताएं, जूडो के खेल में प्रतियोगिता क्षेत्र कितना होता है, बताएं सभी लोग। तो जूडो के खेल में प्रतियोगिता का क्षेत्र कितना होता है भाई, 14x14 का एक प्रकार से वर्ग होता है, 14x14 का। ठीक है, 14x14 का होता है मीटर का क्षेत्रफल होता है जूडो खेलने के लिए। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एक प्रकार से ये सारी चीज़ें बड़ी फेमस है, आपकी परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। ओके, प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा। ये वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा वाली BA BSc BCom से रिलेटेड है।
आप 4th सेमेस्टर में तो इस वीडियो को देखिएगा। और आज की जो वीडियो है ये, तो थंबनेल जो अगली वीडियो है उसकी, ये वीडियो पहले वाली वीडियो है, ठीक है, इंपॉर्टेंट परीक्षाओं के लिए। ये अनिवार्य प्रश्न पत्र यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें, और ये लाल कलर में छपा है, ठीक है। और अगले आज के वीडियो के माध्यम से हमने लगभग 100 से अधिक प्रश्नों को समझाया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने का प्रयास किया। आप देख सकते हो इस प्रकार से हमने बहुत सारे प्रश्नों को समझते हुए आगे बढ़ा हूँ। अंग्रेजी और हिंदी में दोनों तरीके से हमने प्रश्नों को समझा है। तो इस प्रकार से इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लीजिएगा, तो आप अच्छे तरीके से अपनी परीक्षा में परफॉर्म कर पाएंगे और अच्छे नंबर भी प्राप्त करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, ठीक है। और ये सारे प्रश्न आप देख ही पा रहे होंगे, इन सभी का पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा। तो अब अभी तो पीडीएफ मिल नहीं पाएगा, क्योंकि 2-3 दिन लगेंगे पीडीएफ को एक प्रकार से सेट करने में। तो आप लोग अभी एक प्रकार से इस पीडीएफ को नहीं पा सकते हैं। 2 दिन में आपको हमारे जो एक प्रकार से क्या है, क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन होता है शुक्ला स्टडी पॉइंट का है, प्ले स्टोर पर आप डाउनलोड कर सकते हो उसको, तो उस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये सारे प्रश्न आपके आज के वीडियो के थे जो आप लोगों ने देखा, ठीक है। जो नए हमारे छात्र छात्राएं जुड़े हैं अभी अभी, वो देख लीजिए। तमाम सारे प्रश्नों को मैं चर्चा कर चुका हूँ, तो ये वीडियो आप पुनः देख लीजिएगा दोबारा, अगर आप लेट जुड़े हो, ठीक है। चलिए फिर, इस प्रकार से हमने तमाम प्रकार के प्रश्नों को समझा है। बड़ी लंबी कतार है, श्रृंखला है प्रश्नों की, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में आपको प्रश्न यहाँ पर दिख रहे हैं। तो आप सभी लोग जो है शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। और आज का जो वीडियो का मॉडल पेपर है, मतलब ये थंबनेल इस प्रकार के था, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा वाला, तो इसको भी आप वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। और उस वीडियो को तो आप करेंगे ही, मतलब आप लोगों ने देखा है, उस वीडियो को कल ही मैंने अपलोड कर दिया था। आप लोगों के कमेंट के अकॉर्डिंग ही हमने वीडियो बनाई है, और आप लोगों के और भी जो कमेंट आएंगे उसको मैं ध्यान में रखूंगा, और इसी प्रकार से आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।